बजट 2026 से वैसे ज़्यादा लोग खुश तो नहीं है, बट कुछ सेक्टर्स और कुछ कंपनीज ऐसी है जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस बजट 2026 से और वो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। उनमें से एक है आज हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो वन ऑफ द बिगेस्ट विनर है बजट 2026 का। हेल्थ केयर सेक्टर को बजट के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटीज दी गई है, उसके अपन आज डिटेल में बात करेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर को क्या क्या बजट 2026 के अंदर प्रायोरिटीज दी गई है और हेल्थ केयर सेक्टर में टॉप 3 स्टॉक कौन से, बजट विनर्स कौन से। हालांकि मैं टॉप 3 बोल रहा हूं, पर मैं आपको टॉप 4 स्टॉक बता दूंगा, 4 स्टॉक बताऊंगा जो इस हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो विनर है उसके अंदर आप चूज कर सकते हो। हालांकि दीज स्टॉक्स विल जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। बस हेल्थ केयर सेक्टर के कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मैं आपको आज बता दूंगा। तो अब हेल्थ केयर सेक्टर वैसे बजट 2026 के अंदर तो उसको बेनिफिट मिला ही है, पर अगर आप उसके अलावा भी देखोगे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बजट 2026 को भी एक बार अपन साइड में रखें तो हेल्थ केयर सेक्टर किसी भी कंट्री का, पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर होता है। रीजन बिहाइंड इट आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है कोई डिजीजेस कम नहीं हो रही, बीमारी कम नहीं हो रही, नई नई तरह की बीमारी आती जा रही है, नई नई तरह के लाइक जो हार्ट डिसीजेस हो गई, इवन कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, ऐसी बहुत तरह की डिजीजेस जो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है। तो हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट डिमांड में आजकल रहता है। इवन मैं अगर नॉर्मल बात करूं कुछ डाटा की, तो इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर स्पेंड है, अभी इंडिया के अंदर वो हेल्थ केयर स्पेंड 3% ऑफ टोटल जीडीपी है। वहीं पे जो बाकी डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर 12% ऑफ जीडीपी है। तो अभी भी एक अच्छा खासा गैप है इंडिया के अंदर हेल्थ केयर का। और उसके अलावा मैं अगर नॉर्मल एक बेड की बात करूं कि अगर 1000 पीपल पे जनरली किसी भी कंट्री में बेड अवेलेबल होता है, तो 1000 पीपल पे जनरली 3 बेड अवेलेबल होते हैं, पर इंडिया के अंदर 1000 पीपल पे ओनली 1.3 बेड अवेलेबल है। तो अभी भी एक अच्छा खासा गैप है। तो इंफ्रा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अभी अच्छी खासी बूमिंग इंडस्ट्री है। पर उसके बाद बजट 2026 के अंदर भी इसमें अच्छे खासे बेनिफिट मिले, आइए उसकी बात करते हैं। तो बजट 2026 के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर को जो बेनिफिट मिले वो दो तरीके से मिले। पहला मिला है जो बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज को, दूसरा मिला है कुछ हॉस्पिटल्स और अदर हेल्थ केयर सेक्टर्स को। तो अपन एक एक करके बात करेंगे। पहले अपन बात करेंगे बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्या बजट के अंदर बेनिफिट मिला है और उसके अंदर कौन कौन से टॉप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, 2-3 मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सेम उसके बाद अपन चलेंगे हॉस्पिटल्स और अदर हेल्थ केयर इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिला है और उसमें टॉप कंपनीज हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिला है। माना हेल्थ केयर सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है, पर फिर भी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इसके लिए अगर आपको डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है तो आप एंजल वन का रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योर एग्जिट टूल यूज ले सकते हो। मतलब वहां पे आप रूल बेस्ड डिसीजन ले सकते हो, स्टॉप लॉसेस लगा सकते हो, जिससे आप डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टिंग कर सको। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज को इस बजट के अंदर क्या बेनिफिट मिला है, उसके बाद बाकी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को क्या क्या बेनिफिट मिला है। तो पहले बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी, इसके अंदर बजट के अंदर नई स्कीम चलाई गई है, दैट इज बायोफार्मा शक्ति। अब ये बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या होती है, नॉर्मल मेडिसिन वाली कंपनी नहीं होती जो नॉर्मल पे केमिकल बेस बनाती है। देखो नॉर्मल मेडिसिन आपको पता होगा, पैरासीटामोल, ये सारी तरह की चीजें होती है। ये क्या होता है, सिंपल 2-4 इंग्रेडिएंट को लो, केमिकल्स को लो और मिक्स कर दो, कोई भी बना सकता है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री इनको बना सकती है। पर बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी वो नहीं करती है। ये बहुत ही हाई लेवल डिजीजेस के लिए जो प्रीमियम मेडिसिन होती है महंगी वाली, वो बनाती है रिसर्च डेवलपमेंट करके। जैसे आपको पता होगा जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन चाहिए और जो इंसुलिन होता है डायबिटीज के लिए जो इंसुलिन लगता है, ये कोई केमिकल बेस्ड पिल नहीं होती, ये बनती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। हाँ जी, ये बनती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इन सबको यूज लेके बहुत ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करके बनती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल केमिकल से नहीं बनती है। तो यहां पर ना कंपनी को बहुत ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट लगानी पड़ती है और ये मेडिसिन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा महंगी होती है। जैसे आप मान के चलो इनको रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट लगा के जो नॉर्मल मेडिसिन की एक एवरेज बता रहा हूं, मतलब इन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जो मेडिसिन बनाती है इंसुलिन वगैरह, अगर इनकी नॉर्मल कॉस्ट इनकी आती है 20,000 से 25,000 रुपए तक इनकी कॉस्ट बनती है आईएनआर के अंदर। और यही जो सेल करते हैं कैंसर टाइप की मेडिसिन वगैरह, इस 20-25,000 की मेडिसिन को क्योंकि इन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करा है, तो ये 2 से 3 लाख रुपए तक, 2 लाख से 3 लाख रुपए तक बेचते हैं। तो इनका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, पर वहीं पे मेहनत बहुत ज्यादा होती है। तो अब बात करते हैं इनको बजट के अंदर एग्जैक्ट क्या क्या बेनिफिट मिला है बायोफार्मा शक्ति के अंदर। तो मैंने जैसे कहा था कि इनको ना रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगानी होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इनको फंड एलोकेट करा 10,000 करोड़ रुपीस तक का, कि इनको ग्रांट मिलेगी और अलग अलग तरह से कैपिटल मिलेगा कि ये लोग अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इनको पैसा देगी कि तुम बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दो, प्रमोट करो, डोमेस्टिक ही अंदर दवाई बनाओ। क्योंकि अपन अभी क्या करते हैं, जो इंसुलिन कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए जो भी अपन को रॉ मटेरियल दवाई
दवाई चाहिए होती है, मेडिसिन, वो अपन अभी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप यहीं पे बनाओ, इसलिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का यहाँ पे फंड अलोकेट करा है। तो इनसे इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, जो इनकी सबसे बड़ी मेजर कॉस्ट होती है। उसके बाद सेकंड टैक्स ब्रेक दिया है कि जो भी फर्मेंटेशन बेस्ड, जो भी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की कुछ मेडिसिन होती है, जो बायो वाले फील्ड वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे, उन लोगों को भी यहाँ पर टैक्स का ब्रेक दिया, टैक्स एग्जेम्पशन दिए हैं। उसके बाद जो भी इनको रॉ मटेरियल चाहिए होते थे ना ये बायो मेडिसिन बनाने के लिए, जैसे इंसुलिन बनाने के लिए, कैंसर ड्रग्स बनाने के लिए, तो वहां पर भी इन्होंने अब रॉ मटेरियल के लिए ड्यूटी हटा दी है। जो भी कस्टम ड्यूटी लगती थी कहीं कहीं पे कम कर दी और कहीं कहीं पे बिल्कुल हटा दी गई है। तो अब इनको रॉ मटेरियल भी सस्ते में मिलेंगे, तो ये और ईजी, ज़्यादा प्रमोट होगी ये मेडिसिन, और ये ईजिली चीपर तरीके से बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इनको 1000 क्लिनिकल साइट्स ओपन करके दी जाएगी, 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स। अब इससे होता है कि ये ट्रायल साइट्स है कि जो भी मेडिसिन बनती है, आपको पता है कि ट्रायल फेज में जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा ट्रायल्स होती है। तो अब इनको 1000 एक्स्ट्रा ट्रायल साइट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे ये फास्टर क्लिनिकल ट्रायल्स कर पाएंगे और ये मेडिसिन मार्केट में जल्दी उतार पाएंगे। इनकी जो पाइपलाइन है वो कम हो जाए, मतलब छोटी हो जाएगी, तो जल्दी मार्केट में मेडिसिन आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट मिले बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज को। अब उसके अंदर अपन बात करते हैं कुछ टॉप 2 कंपनीज की। मैं बात करूंगा 2 कंपनी कौन सी है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैं बता दूं, दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, ये जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूं दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस, दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, ये मैं आपको बता देता हूं। पर जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जो इनमें डील करती है, सबसे मेजर इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी उसमें डील करती है दैट इज बायोकॉन। इवन बायोकॉन का शेयर करेक्शन में भी आया है नवंबर 25 से 2 फेब तक, मतलब बजट अनाउंस होते लगभग 10% इसका करेक्शन आया था। इसका सेम काम है, बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे, रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोएंगे, प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रोएंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी ठीक ठीक चल रहा है इसका। डेट टू इक्विटी इसका 0.62 है, ओके मैनेजेबल। बट इसका पी रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है, मतलब ये अंडर वैल्यू तो नहीं है। इंडस्ट्री का पी रेशियो जो 31 है, इसका पी रेशियो 78 है। और पर ये कंपनी कंपेरेटिवली इसका रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। और ये बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब इंडिया के अंदर वन ऑफ द मेजर कंपनी होती है, वो एक बायोकॉन ही है बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। और इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दूं, बजट बेनिफिट तो इसको मिला है, जो मिला है साथ में यूएस एफडीए ने इसको अप्रूवल दे दी है कि अब ये यूएस मार्केट में एंटर हो सकती है आई केयर के लिए एज वेल एज एंटी फंगल डिजीजेस के लिए। तो यूएस के अंदर इसका बिलियन ऑफ डॉलर्स का मार्केट ओपन हो चुका है। इसकी एक सब्सिडरी है सिंजिन, अगर आपने नाम सुना होगा, ये बहुत बड़ी कंपनी, इसका सबसे बड़ा कैश का हुआ इसकी सब्सिडी, मतलब बहुत ज्यादा कैश जनरेट करके देती है। ये बड़े बड़े जो भी ग्लोबल जाइंट्स है उनके लिए रिसर्च डेवलपमेंट का काम करती है, वही फार्मास्यूटिकल्स वाला, जो जैसे बड़े बड़े ग्लोबल जाइंट है एमजेन, बीएमएस, इनके लिए रिसर्च का काम करती है, जिसकी सब्सिडरी की अभी ऑलरेडी ऑर्डर बुक वैल्यू 500 मिलियन यूएसडी की है। तो ये कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बेल आइकन नोटिफिकेशन आपने प्रेस नहीं करा तो आपको वीडियो लेट मिलेगी। और जो भी स्टॉक मार्केट फाइनेंस रिलेटेड वीडियो अगर आपको लेट मिली, तब तक स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी हलचल हो चुकी होगी, फिर वो वीडियो आपके ज़्यादा शायद यूज़ की ना रहे। तो इसलिए लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना लाइक करके, और बेल आइकन नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर देना। अब अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूं डॉक्टर रेड्डी। हालांकि डॉक्टर रेड्डी ऐसा नहीं है कि केवल बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी, नहीं, ये जेनरिक मेडिसिन भी बनाता है, बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाता है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट भी बनाता है, सब बनाता है डॉक्टर रेड्डी। पर ये धीरे धीरे बायोफार्मास्यूटिकल की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो अभी इसका जो रेवेन्यू है बायोफार्मास्यूटिकल से वो 5 से 10% ही है, अब मतलब हालांकि, पर वो धीरे धीरे और ज्यादा शिफ्ट होता जा रहा है। ये कंपनी भी ऐसी है जिसका रेवेन्यू ग्रोएंगे, प्रॉफिट ग्रोएंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, डेट टू इक्विटी 0.16, डेट ना के बराबर है। पी रेशियो ये कंपेरेटिवली इंडस्ट्री के कंपेरिजन में अंडर वैल्यू है, इंडस्ट्री का पी रेशियो जस्ट 31 है, इसका पी रेशियो 18 है, तो ये इंडस्ट्री के कंपेरिजन में अंडर वैल्यूड है। इसका मार्केट केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये इंडिया, रशिया, सीआईएस, चाइना, ब्राजील, यूरो सबको बेचता है। और इसको ये कंपनी मैंने मेन चूज क्यों करी है, इसको भी एक सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा इंडिया यूएस डील से, क्योंकि मैंने कहा कि ये यूएस मतलब ये इसका मार्केट केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, यूएस को भी एक्सपोर्ट करता है। तो यूएस ने जब इंडिया फार्मा पे पहले 50% का टैरिफ लगता था, वो कट करके 18% कर दिया है, तो इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, यूएस के अंदर इसको सस्ता हो जाएगा, इसको मतलब इजीली एक्सपोर्ट कर पाएगा ये। और अब ये ट्रांजिशन फेज में धीरे धीरे जेनरिक से ये बायोफार्मास्यूटिकल में ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात हुई। उसके बाद अपन बात करते हैं बजट के अंदर जो नॉर्मल हेल्थ केयर कंपनी और जो हॉस्पिटल कंपनीज है, हॉस्पिटल सेक्टर से, उनको क्या क्या बेनिफिट दिए गए उसकी बात करते हैं।
तो हॉस्पिटल वगैरह के केस के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स होते थे, आपको पता है इंडिया के अंदर एमआरआई मशीन, रोबोटिक सर्जरी मशीन्स वगैरह इंडिया खुद कभी मैन्युफैक्चर अभी तक नहीं करता है। ये सारी मशीन बाहर से इंपोर्ट होती है। तो इनकी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। पहले कस्टम ड्यूटी 12% होती थी, अभी वो कस्टम ड्यूटी कम करके 5% तक कर दी गई है। तो अब मेडिकल इक्विपमेंट वो इजीली सस्ती रेट में ये इंपोर्ट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट उनको मिला है। उसके बाद गवर्नमेंट ने आजकल ई मेडिकल वीजा जो भी होता है ना मेडिकल टूरिज्म के लिए, वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए अनाउंस कर दिया है। अगर आपको पता होगा इंडिया के अंदर ना मेडिकल टूरिज्म का इंडिया हब है, क्योंकि इंडिया का मेडिकल एक तो अच्छा है, अच्छी बात है, बट साथ में सस्ता है। जो भी मेनली यूरोप, यूएसए, ये जितनी भी कंट्रीज है ना वहाँ की, यूरोप की, यूएस, अमेरिका वगैरह की, ये वहाँ से इंडिया बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म मतलब मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप सर्च भी करोगे तो आपको पता पड़ेगा इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल टूरिज्म हब है, क्योंकि यहाँ पे उनको मेडिसिन सस्ती मिलती है, इलाज सस्ता मिलता है, सर्जरी वगैरह। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पता पड़ गया कि उसको और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। इसलिए जो भी ई मेडिकल वीजा किसी भी बाहर वाले को लेना है इंडिया में इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो उसको और सिंप्लीफाई तरीके से मिल जाएगा। और गवर्नमेंट एम कर रही है कि जो भी मेडिकल टूरिज्म है वो डबल कर देगी 2030 तक। जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको डबल क्वांटिटी हो जाएगी उनकी वॉल्यूम के केस के अंदर। तो यहां पर कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है जिसकी मैं अभी बात करूंगा, जिनके अंदर फॉरेन टूरिज्म बहुत ज्यादा है मेडिकल के रिलेटेड। उसके बाद में बात करूं, गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत एक्सपेंशन योजना चलाई है। आपको पता होगा एक आयुष्मान कार्ड होता है जिससे सारे इंडिया के अंदर जो भी सिटीजन है उनको 5 लाख रुपए तक का ऑन एन अप्रोक्स फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। तो अब गवर्नमेंट ने वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास वो आयुष्मान कार्ड है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि वो 5 करोड़ मोर फैमिलीज को इंक्लूड करेगी इस आयुष्मान कार्ड में, कि 5 करोड़ लोगों को और इंक्लूड करेगी इस इंश्योरेंस के अंदर। तो सिंपल सी बात है, जब लोगों को इंश्योरेंस मिल जाता है तो हर एक इंसान चाहेगा उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी ले, वो एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जाए। तो इससे ना जो अपन ये अभी अज्यूम कर रहे हैं कि 10 से 15% तक इससे जो हॉस्पिटल्स का फुटफॉल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यही कि गवर्नमेंट मेडिकल टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया वो 5 रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब बनाएगी। अब ये हब क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा आईटी पार्क होते हैं, अलग अलग जगह आईटी पार्क है जहां सारी आईटी कंपनीज एक साथ होती है, सारी आईटी सर्विस एक साथ मिल जाती है। वैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस करा 5 रीजनल मेडिकल हब। रीजनल मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, मतलब सारे रीजन्स पे एक एक मेडिकल हब और एक मेडिकल सिटी बोल सकती हो, कि उस सिटी के अंदर, उस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हर तरीके के स्मार्ट से स्मार्ट हॉस्पिटल अवेलेबल होंगे। अगर आपको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो उस स्पेसिफिक सिटी में चले जाओ, सब कुछ आपको हर तरीके की चीज मिल जाएगी। वहां पे बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल रहेंगे, रहने की सुविधा, सब चीजें वहीं पे अवेलेबल कराएगी, कि वो एक मेडिकल हब होगा, जिससे जो भी बाहर, इंडिया के बाहर से लोग आते हैं वो उस टूरिज्म को प्रमोट करिए। क्योंकि इंडिया के बाहर से जब लोग आते हैं तो उनको हॉस्पिटल सर्च करना पड़ता है, कौन सा अच्छा वाला है, कौन सा क्या है। तो गवर्नमेंट सब सिंप्लीफाई करके एक सारी जगह मेडिकल सिटीज बना रही है। तो गवर्नमेंट ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बना रही है, कि प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर जो भी बड़े बड़े हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उनको फायदा होने वाला है, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वही मैंने कहा कि कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन दे दिया, तो जिससे ड्रग्स बहुत ज्यादा सस्ते हो गए। ड्रग्स मतलब दवाई, कि लाइक जो भी उसके अंदर 17 लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स है जिनको सस्ता कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी मतलब उन पे वेव ऑफ कर दी गई है। कुछ रेयर मेडिसिन डिजीज है, कुछ डायबिटीज के रिलेटेड डिजीज है, उन पे कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ कर दी गई है। तो अब ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो चुकी है, ये भी एक अच्छी बात है। तो अब ये हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी बजट के अंदर बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ है। तो अब उसके भी टॉप 2 शेयर कौन से, मैं एक बार आपको टॉप 2 कंपनीज बता देता हूं, बट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पज, दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस। और उसके पहले वही, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो अब आगे चलते। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया है। मैक्स हेल्थ केयर जिसका लास्ट 6 महीने के अंदर 25% शेयर करेक्ट आ चुका है, जिसका एज सच कोई भी रीजन नहीं था। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बस टेक्निकल रीजन से, बाकी और भी कोई रीजन नहीं था। मैक्स हेल्थ केयर जिसको पता है, ये एक प्रीमियम हॉस्पिटल चेन है, नॉर्मल वगैरह में काम नहीं करती, कि मतलब नॉर्मल मैं नॉर्मल तरीके से कह सकूँ कि लाइक ये बहुत ज़्यादा हायर क्लास के लोग होते हैं ना, वो जनरली मैक्स हेल्थ केयर जाते हैं, सिंपल चीज़ें हैं। तो ये प्रीमियम हॉस्पिटल है, इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, मेट्रो सिटीज़ में चलती है। जो भी रोबोटिक सर्जरीज होती है, हायर मार्जिन सर्जरीज होती है, वो ये सारी की सारी करता है। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी बहुत सही है, 0.33, ज़्यादा डेट नहीं है। बट वो ये इंडस्ट्री के कंपेरिजन में थोड़ा सा ये ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इंडस्ट्री का, जहाँ पी रेशो 54 है, इसका 69 है। अब ये अपन ने शेयर क्यों चूज करा, पहला तो ये सारे इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे कंपेरेटिवली, एज वेल एज ये फॉरेन मेडिकल टूरिज्म का वन ऑफ द एक मेजर हब है। जो भी फॉरेन से ट्रीटमेंट कराने आते हैं उनकी एक अच्छी खासी चॉइस मैक्स हेल्थ फेयर होती है। इनका मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू
फॉरेन मेडिकल टूरिज्म से आता है। डायबिटीज़ कैंसर का ट्रीटमेंट भी ये करता है, जो मैंने आपको बताया था डायबिटीज़ और कैंसर के अंदर अब उनका ट्रीटमेंट सस्ता होने वाला है, तो ये वो ट्रीटमेंट भी करता है। ये एक्सपेंशन मोड के अंदर है, ये इसने अभी जस्ट केवल FY26 के अंदर अंदर ही 1500 बेड इसने अवेल कर लिए, 1500 नई बेड की फैसिलिटी लगा दी गई है। और साथ में इसने 3000 प्लस बेड के ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं कि वो आने वाले हैं। कुछ ही टाइम में इसका टारगेट है कि ये 8000 प्लस बेड पे ऑपरेट करेगा। वही सेम मैं सेकंड की बात करता हूं, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल एक वाइड नेटवर्क है, आपको पता होगा एक नॉर्मल हॉस्पिटल है जहां पे सब लोग जाते हैं, ये वॉल्यूम पे डील करता है, जिसको बहुत ज्यादा 73 हॉस्पिटल्स ऑन एन अप्रॉक्स है, 10,000 प्लस बेड की इसके पास कैपेसिटी है, वाइड नेटवर्क है, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये सब कुछ चलाता है। इसके भी कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.39% है, डेट टू इक्विटी 0.88 है, ओके है। पी रेशियो इसका ऑन एन अप्रॉक्स इंडस्ट्री के सिमिलर है 55 और इसका 58 है। इसमें भी फॉरेन मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा आता है और ये डायबिटीज कैंसर के लिए वन ऑफ द मेजर हब है इनके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये थे अपने 2 शेयर। तो ये टोटल मैंने आपको हेल्थ केयर सेक्टर और 4 शेयर के बारे में बता दिया। सो वही, अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर देना। बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर। वैसे ही मैंने सेम इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, इन सब की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।